बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ लाइव पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमाओं और दीगर अफराद के खिलाफ बगावत का मुकदमा लाहौर के थाने शाहदरा में दर्ज कर लिया गया है। शहरी बदर रशीद की दरख्वास्त पर पुलिस ने FIR दर्ज की है, जिसमें 11 दफात जो हैं वो लगाई गई हैं और FIR के मतन में कहा गया है कि नवाज शरीफ नैब कवानीन के तहत सजा याफ्ता मुजरिम है। इश्तियाल अंगेज तकरीर के जरिए इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाया गया और रहनुमाओं ने खिताब सुना और हिमायत की, ये मुजरिमाना हरकत में आता है। दूसरी जानिब इस FIR की दर्ज के बाद हमने देखा नून लीग की जानिब से बड़ा सख्त रद्द अमल आया और उन्होंने कहा कि अगर आइन की बात करना और हुकूमत के खिलाफ बात करना बगावत है तो वो ये करेंगे। लेकिन जो फेडरल मिनिस्टर हैं फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि PTI की हुकूमत सियासतदानों के खिलाफ गद्दारी के मुकदमात के हक में नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के इल्म में ये नहीं था, जब उनके इल्म में लाया गया तो उन्होंने इज़हार नापसंदीदगी किया। साथ में शहबाज गिल साहब जो वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए सियासी बयानिया हैं, उनका ये कहना था कि जो FIR है ये बगावत की दफ़ात लगी हैं, गद्दारी की नहीं है और बगावत का मतलब होता है इदारों के खिलाफ लोगों में इश्तियाल अंगेज़ी फैलाना। साथ में उन्होंने कहा इस FIR की तफ्तीश होनी चाहिए। तो ये सियासी और सहाफ़ती हल्कों में मौजू ज़ेर बहस है, इस पर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। साथ में एक और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भी नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी के हवाले से दरख्वास्त दी गई थी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने उस पर 5 सफ़ात पर मबनी महफूज फैसला सुनाया और ये जो दरख्वास्त दी गई थी इससे उन्होंने नाकाबिल समात करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था कि सियासी मवाद का ये की दरख्वास्त है और इसके लिए मुतबादिल फ़ोरम मौजूद है, अदालत जो है इसके लिए मुनासिब फ़ोरम नहीं है। फिर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का भी आज इजलास हुआ और आपने देखा कि जलसों के हवाले से भी कुछ इख्तलाफात की खबरें आ रही थी। पहले 18 अक्टूबर कोयटा में बताया, पहले 11 बताया, फिर 18 बताया, फिर पता चला कि पीपल्स पार्टी ने 18 अक्टूबर को चूँकि सानिया कारसाज हुआ था उस हवाले से जलसे का बंदोबस्त किया हुआ है। अब एक नई फहरिस्त और नई जगहों का इंतखाब कर लिया गया है और कोयटा के बजाय अब गुजरांवाला से PDM के जो अपोजिशन का जो इत्तेहाद हुकूमत मुखालिफ, उनके जलसों का आगाज़ होगा। गुजरांवाला 16 अक्टूबर है, इसके अलावा दीगर शहर भी हैं। अलबत्ता जो कोयटा है वो 25 अक्टूबर है, 22 नवंबर पेशावर है, 30 नवंबर मुल्तान और 13 दिसंबर लाहौर। इस सियाको सबाक के साथ हम गुफ्तगू करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो है वो लफ्जी जंग भी है और अब मामला जो है FIR की नौबत पे आ गए हैं। जाहिर सी बात है एक तनाव की सूरत हाल है। इस पर गुफ्तगू करने के लिए 2 पार्लियामेंटेरियंस हमारे साथ मौजूद हैं। शानदाना गुलजार खान साहबा MNA है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं और शिजा फातिमा ख्वाजा साहबा जो MNA है PMLN की, वो स्काइप पर हमारे साथ मौजूद है। दोनों मौजूद अपनी फीमेल पार्लियामेंटेरियंस को मैं वेलकम करता हूँ। गुफ्तगू का आगाज़ मैं शानदाना साहब आपसे करूँगा। आप चूँकि लॉयर भी हैं, अब ये बगावत का मुकदमा और शहबाज गिल साहब और फवाद चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि ये तो लगता है किसी ने कार्रवाई डाली है, लेकिन बार के FIR दर्ज हुई है और उसमें नून लीग के नवाज शरीफ, मरियम नवाज समेत कोई 40 के करीब लोग जो हैं उसमें शामिल हैं। तो बताइएगा, PTI का तो यही बयानिया है कि गद्दारी के मुकदमात जो हैं वो हिज़्ब इख्तिलाफ या सियासतदानों के खिलाफ नहीं बनने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब तो अक्सर कहते हैं कि जब वो इस्लामाबाद आए थे और धरना दिया था तो उनके खिलाफ भी जो है एंटी टेररिज्म की दफात शामिल कर ली गई थी। तो फिर इसकी तफ्तीश होनी चाहिए इस FIR की। और जो जैसे शहबाज गिल साहब कह रहे हैं और फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के इल्म में नहीं था, तो ये फिर किसने करवाई फिर FIR? शुक्रिया अनवर साहब। एक्चुअली अभी मैं और शहजा साहिबा एक और शो से खुद ही होके आए हैं और हमने यही बातें वहीं की है। पता नहीं यहाँ कौन सी फ्रेश बात करेंगे, लेकिन देखें यहाँ के लिए तो फ्रेश ही होंगी। जी बिल्कुल, दोनों शहबाज साहब और फवाद साहब प्राइम मिनिस्टर की स्पोक्स पर्सन्स की टीम में हैं जी। वो वही बात करेंगे जो उनको प्राइम मिनिस्टर कहेंगे। लेकिन अगर एक सेकंड के लिए हम पीछे थोड़ा सा रीसेंट हिस्ट्री में वापस चले जाएं, आपको याद है जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला मुतनाज़ हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में कौन गया था आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के खिलाफ? कोई पाकिस्तानी ही था ना, फॉरेनर तो नहीं था जी। ना वो PTI का था, ना वो नून लीग का था, ना वो पीपल्स पार्टी का था। कोई क़यामत आई उस टाइम? कुछ नहीं हुआ। उसका जो कानून पास करना था वो कर दिया गया। उसमें आर्मी चीफ भी, एयरफोर्स चीफ, फिर नेवल भी। ठीक है। जब वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि ना मेरे सके से कोई लेना देना है, ना मैं इसमें इंटरेस्ट और इजहार उन्हें किया है नापसंदीदगी, एब्सोल्युटली, तो इसका क्या मतलब है? लेकिन बदर रशीद जो शहरी है, पुलिस ने FIR ही काटी होगी, लाहौर की पुलिस है, शाहदरा की, जाहिर सी बात है। आपको याद है हमारे एक बहुत फेमस वकील थे पेशावर के, आप तो अदालतों से पेशावर से वाकिफ हैं, उन्होंने बिल क्लिंटन के खिलाफ एक FIR दर्ज करवाई थी। तो ये नॉन सीरियस आपके ख्याल में? देखिए आप, संजीदा मामला अगर आपने, मैं तो संजीदा इसलिए नहीं ले कि या तो आप करते पूरे इनका जो अलायंस है, जो भी अपने आप को ये कह रहे हैं PDM,
I know. I don't believe it's democratic, which is why I didn't say that. अच्छा. I think it is just blackmail and it's irrelevant. But चलें, ये करते हैं. जो भी इनका अलायंस है, अगर उस पूरे के खिलाफ करते तो समझ आती. जो मियाँ साहब ने स्पीचेस की, वो 3 दिन कभी एक स्पीच करे, कभी दूसरी करे, तीनों स्पीचेस में अपने आप को उन्होंने कॉन्ट्रोडिक्ट किया. मरियम साहबा ने फर्दर उनको कॉन्ट्रोडिक्ट किया. अगर उसकी स्पीच के खिलाफ भी करें तो स्पीच किसके खिलाफ है, इससे क्या आप करते हैं, मुझे तो नहीं समझ आई. व्हाट आई एम सेइंग इज कि मुझे कोई छोटी सी हरकत लग रही है. अच्छा. कि आप क्या प्रूव करने की कोशिश करें, या तो फिर आप सबको पकड़े, जो मियाँ साहब के साथ अलायंस में, मौलाना फजल रहमान के खिलाफ भी करें, बिलावल भुट्टो साहब के खिलाफ भी करें. 120 है, दफा 120 तो भी है, मुजरिमाना साज़िश. देखिए पीटीआई ने इतना कच्चा केस नहीं करना था. पीटीआई ने अगर करना था तो ये नहीं करना था. जरा जल्दी से शेजा फातिमा ख्वाजा का ओपिनियन ले लेते हैं. जी शेजा साहबा, अगर पीटीआई ने करना था तो मजबूत हाथ डालते. शानदाना साहबा कह रही हैं ये कुछ संजीदा मामला नहीं है. और उनका एक शहरी ने मौजूदा आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से, जब वो मामला चल रहा था पिटीशन की सुप्रीम कोर्ट में, तो इतना भौंचाल नहीं आया. तो ये क्या वजह है कि शायद खाकान अबाई साहब, एहसन इकबाल साहब, आप काफी आज सीखपा हो रहे थे. वैसे आप भी शामिल हैं उसमें, एफआईआर में आपका भी नाम है, मैं देख रहा था. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए बात यह है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन के खिलाफ अगर कोई मुकदमा कोर्ट में जाता है और गद्दारी का मुकदमा कोर्ट में जाता है, ये दो बड़े बड़े फर्क एफआईआर है. मुझे नहीं पता इनका कंपैरिजन क्या है और क्यों हो रहा है. बात ये है कि अगर तो ये हुकूमत नहीं करा रही, इजाज शाह साहब का बयान आया कि ये जो अपोजिशन के बयानात हैं, हम इनको मुल्क के खिलाफ जो है वो तसव्वुर करते हैं, जो कि डायरेक्टली गद्दारी इंप्लाई करता है. गुलाम सरवर साहब का बयान आया कि हम गद्दारी के मुकदमे पे गौर कर रहे हैं. तो जब आपके काबीना के लोग जो हैं वो इस किस्म के बयानात दे रहे हैं, आपके इंटीरियर मिनिस्टर इस किस्म के बयानात दे रहे हैं, तो फिर आप किस तरह कह सकते हैं कि आप डिस्टेंट हैं इस चीज से. और अगर आप डिस्टेंट हैं या आपने कराया नहीं कराया, तो ये इस कदर संगीन मामला है कि आपने आज आजाद कश्मीर के वजीर आजम के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा कर दिया पाकिस्तान के अंदर. स्टेट इंटरवीन करे. अगर वजीर आजम जो हैं वो इस पे सीखबा हो रहे हैं, या उनको इल्म है, या उनको टीवी से पता चल रहा है, या अपने स्पोक्स पर्सन से, तो स्टेट इंटरवीन करे. अच्छा. और इस मुकदमे को डिसमिस करवाए. आपने पहले ही आधा कश्मीर जो है वो हम गवाह बैठे हैं, और अब जो है आपने बाकी के कश्मीर को मुतनाज़ कर दिया है कि उसका इलेक्टेड वजीर आजम को आपने गद्दार करार दे दिया. तो मतलब ये मजाक नहीं है, ना ये मुकदमा मजाक है. आपकी सारी ऑपोजिशन की जो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर्स हैं 2, आपने उनके खिलाफ गद्दारी के मुकदमे कर दिए. आपके 3 लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, आपने उनके खिलाफ भी गद्दारी. और क्यों किया है? हमने कोई आइन शिकनी नहीं की, हमने कोई आइन नहीं तोड़ा, कोई आइन एब्रोगेट नहीं किया. हमने सिर्फ और सिर्फ आइन की पासदारी की बात की है. और अगर उस आइन की पासदारी की बात करने का ये मतलब है कि हमारी गद्दारी के आप मुकदमे करवाएंगे, तो मेरे ख्याल से कि इससे मुल्क जो है वो कमजोर से कमजोर तर होता चला जाएगा. और ये हमारे मुल्क के लिए ओवरऑल एक बहुत ही अफसोसनाक. ये आपने नुकात उठाए. मैं शानदाना साहब, उनका आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर साहब को भी शामिल किया है, तो उनका ये भी एक बहुत संगीन मामला है. ज़ाहिर बात है पूरे रियासत के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, फिर उनका 2 फॉर्मर मिनिस्टर्स, 2 लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, वो जनरल कादिर बलोच, जनरल कयूम साहब की और जनरल तिरमिजी साहब. तो उनका अगर ये प्राइम मिनिस्टर इस पर ज़ाहिर नापसंदीदगी है तो स्टेट इसको ख़त्म कराए, खारिज कर दे, क्वैश कर दे. हो भी सकता है, हो भी सकता है, सब कुछ हो सकता है. देखिए मेरी जो ओरिजिनल बात थी ना, बेसिक बात, ये पीटीआई ने नहीं किया. पीटीआई को कोई शौक नहीं है कि फालतू इंपॉर्टेंस दे एक नॉन इशू को, माजरत के साथ. और मेरे लिए आर्मी चीफ की ना एक्सटेंशन व्हेन यू आर इन द मिडल ऑफ अ ग्लोबल मेल्टडाउन बहुत इंपॉर्टेंट है. हर किसी की अपनी ओपिनियन होती है. मेरे लिए मियाँ साहब जो एक एब्सकॉन्डर है, बाहर बैठे हुए हैं, उन पर केस हो गया, क्या फर्क पड़ा, वो तो वैसे ही बाहर बैठे हैं, इररेलेवेंट. इसलिए मैं कह रही हूँ, ये तो मुझे लग रहा है कोई इन्हीं का सिंपैथाइजर है जो वो आपकी सफों में, इनका सिंपैथाइजर. मुझे तो लग नहीं, हमारी सफों में नहीं है. मैं कह रही हूँ किस लिए ये बदर रशीद साहब ने जो किया, और एफआईआर आपको पता है एफआईआर कटवाना भी एक जो शीर से मुतरादिफ होता है. आपने कल देखा जो मोहसिन नवर साहब मेरे कॉलीग हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ असेंबली में बैठते हैं, हम ज़बान है केपी के हैं. उन्होंने कल जाके बाजवड़ में, याद है, कोई स्पीच करने की कोशिश की, उनको नहीं करने दी गई. किस बात पे? क्योंकि वहां पे जो लोग बैठे हुए थे, दे सेड, हालांकि जमात इस्लामी के थे जी, इनके हारून रशीद साहब जॉइंट ऑपोजिशन के, इनके हामी हैं. अभी वैसे जमात इस्लामी इनका हिस्सा नहीं है, पीडीएम का. नहीं, एमएमए का तो है ना. असेंबली में तो इकट्ठे बैठते ना सारे, एक ही आवाज से बात करते हैं. अच्छा, मुझे ये बताएं,
उन्होंने को क्यों नहीं बात करनी थी? क्योंकि अक्सर वहां पे एंटी स्टेट नहीं, एंटी स्टेट नहीं, एंटी आर्मी बातें होती हैं। एंटी आर्मी बात होती है, ठीक है। एंटी स्टेट एंटी आर्मी में फर्क है, ठीक है। वो अब अलग बात है कि आइन में नहीं आप कर सकते, बट चले। ओके। पाकिस्तान में मेरे और आप जैसे लोग हैं जो सिर्फ इसलिए सोते हैं आराम से क्योंकि फौज आपको प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ऑल आई एम सेइंग इज कि अगर कोई शहरी उठ के कर लेता है, अब हम उस पर जीन लगा देंगे, खुद कह रहे हैं कि आपने जी मीडिया को बांधा हुआ है, हमें बांधा है, अब हम शहरी को भी बांधना शुरू कर देते हैं कि आप मत करें एफआईआर। अब यही आखिरी चीज रह गई है ना। ओके, अब मैं थोड़ा सा शहजाद साहबा ये तो नुक्ता आ गया, जरा आगे बीच बढ़ते हैं। पीडीएम ने अपने जलसों का नई शेड्यूल दिया है, तो मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या कोई कंफ्यूजन थी? पहले क्वेटा का चुनाव हुआ 11 अक्टूबर, फिर 18 अक्टूबर, अब 25 अक्टूबर, और अब बलूचिस्तान के बजाय पंजाब से आप लोगों का हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का ऐलान किया है, क्योंकि मरियम साहबा का पहले जलसा 16 अक्टूबर को गुजरावाला में तय था। ये जो खबरें आ रही हैं, और ये भी जरूर बताएगा, आसिफ जरदारी साहब की भी आज पेशी हुई और ख्वाजा आसिफ साहब से मुतल्लिक सवाल हुआ, तो उनका ये कहना था कि ख्वाजा आसिफ साहब ने किसी के ईमा पर यह बयान दिया और उनका मकसद अपोजिशन को तकसीम करना है। इन दो नुकात पर आपका क्या जवाब है? देखिए, जहां तक तो पहली बात का ताल्लुक है और पीडीएम के जलसों का ताल्लुक है, मैं जो हूँ वो उन मीटिंग्स का हिस्सा नहीं रही, तो मुझे बहुत ज्यादा इस पे क्लैरिटी नहीं है। लेकिन मेरा जहां तक ख्याल है कि पहले टेंटेटिव स्केड्यूल आया था और वो डेफिनेटिव स्केड्यूल नहीं था, और जब लोकल लेवल के ऊपर जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी तंजीमों से बात की है, तो उसके मुताबिक ये जो जलसे हैं ये रीएडजस्ट होने हैं। तो इसमें कोई इतनी मतलब उस तरह की बात नहीं है कि कोई पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट बात हो। एक स्केड्यूल था जो कि रिवाइज किया गया है। और जहां तक आसिफ अली जरदारी साहब के मुकदमे ख्वाजा आसिफ साहब की बात है, देखिए ख्वाजा आसिफ साहब का एक बयान आया था टीवी के ऊपर, और उसके बाद जो है जब पीपीपी की तरफ से उस पर रिजेंटमेंट आई तो ख्वाजा आसिफ साहब ने उसकी वजाहत कर दी थी। और मेरे ख्याल से कि जब उन्होंने खुद उसकी वजाहत कर दी है अपने बयान की, और उसको जिस तरह वो बयान हाईलाइट भी हुआ, उसके अंदर भी कंट्रोवर्शियल बातें कॉन्टेक्स्ट से हटके किया गया, लेकिन बहरहाल अब जबकि उनकी अपनी वजाहत आ गई है इस बयान से मुताल्लिक, तो मेरे नहीं ख्याल से कि मुझे उसको मजीद वजाहत करनी की। आसिफ जरदारी साहब की तसल्ली नहीं हुई ना जी? आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि ये अपोजिशन को तकसीम करने के लिए दिया गया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और मेरे ख्याल से कि जरदारी साहब प्रॉब्ली पर्सनली जो है वो हर्ट हुए होंगे, जिसकी वजह से उन्होंने इस तरह की बात की है। लेकिन मेरे नहीं ख्याल से कि वजाहत के बाद इस तरह का कोई मसला, अगर इस तरह का कोई मसला होता तो आज भी पीडीएम की मीटिंग हुई है, कल भी पीडीएम की मीटिंग हुई थी, बिल्कुल मामला जो हैं वो स्मूथली चल रहे हैं, ऑपोजिशन के बीच में कोई मसला नहीं। अच्छा, तो फिर ये शेख रशीद साहब तो दावा कर रहे हैं कि आसिफ जरदारी साहब ने ये बयान भी दिया है और दिसंबर में पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलहदगी इख्तियार कर लेगी। इससे पहले वो आपकी जमात के हवाले से नून में से शीन की भी पेशन गोई कर चुके हैं। देखिए, शेख रशीद साहब को मैं उनके बयानात को बहुत ज्यादा संजीदगी से नहीं लेती। अच्छा। वो हर 2 महीने बाद कोई ना कोई पेशन गोई करते हैं जो कि कभी भी सही नहीं होती। वो खुद जो हैं एक ऐसे सियासतदान हैं जो कि तमाम पार्टीज का हिस्सा रह चुके हैं, तमाम कैबिनेट्स का हिस्सा रह चुके हैं, और मेरे ख्याल से कि इस तरह की जो सियासत है उसके अंदर आपको खुद नजर आ जाना चाहिए कि ये पर्सनल अपॉर्चुनिस्ट जो है, पर्सनली एक आपको जहां अपॉर्चुनिटी मिला आप चले जाएं, तो आपका एक आइडियोलॉजिकल बहरान है जो आपकी से नजर आता है। शेख रशीद साहब सवाए रेलवे के तमाम बातों पे तबसरा भी करते हैं, पेशन गोइयां भी करते हैं, तमाम काम करते हैं, मगर वो आज तक नहीं बता सके कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो रेलवे एक्सीडेंट्स हुए हैं उनके टाइम पे वो क्यों हुए हैं, रेलवे का खसारा जो बढ़ा है वो क्यों भरा है। आज तक पिछले 6 महीने में मैंने उनको रेलवे पे बात करते हुए नहीं देखा, जिसके वो वजीर हैं, जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसकी वजह से वो तो आपने शेख रशीद साहब के हवाले से कह दिया, शहरियों की जा चुकी हैं, उस पे कोई तबसरा नहीं होता, और तमाम इर्द गिर्द की बातों पे, तीलियां लगाने पे, नेगेटिव पॉलिटिक्स के ऊपर उनका फोकस है। तो मेरे नहीं ख्याल ठीक है, चले शेख रशीद साहब को हम एक लम्हे के लिए साइड पे शेख साहब को साइड पे रखते हैं उनके बयान को, लेकिन ये तो हकीकत है ना कि पीपल्स पार्टी उस तेजी के साथ, उस तुंदी के साथ बयानात नहीं दे रही जैसे नवाज शरीफ साहब, मरियम साहब, पीएमएलएन का स्टांस है या मौलाना फजल रहमान साहब का स्टांस है। एपीसी की मेजबानी पीपल्स पार्टी ने की थी और मीडिया इतलात के मुताबिक जाहिर बात है पीडीएम की सदारत वो फजल रहमान साहब को मिली है, जनरल सेक्रेटरी शायद खाकान अब्बासी साहब बन गए हैं। तो पीपल्स पार्टी हमें वो हरावल दस्ते में उस तरह नजर नहीं आ रही, कुछ जरा पीछे पीछे नजर आ रही है। सिंबॉलिकली भी, बयानात के हवाले से भी उनकी मौजूदगी इतनी ज्यादा एट द हाईएस्ट लेवल नजर नहीं आ रही।
राजा परवेज अशरफ साहब जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट जो हैं मुकम्मल हुए हैं मुंतखब पीडीएम के, और रोटेशनल बेसिस पे हैं। अगली सदारत हो सकता है उन्हीं को ही मिले। तो मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई बात है कि वो बैकआउट कर रहे हैं या उनके कोई उनके बयानात, या अगर आप मुझे आज ये कहें कि हम तमाम पार्टीज की आइडियोलॉजी सेम हो गई है तो वो तो नहीं हो सकता। हर पार्टी का बयानिया अपना है, आइडियोलॉजी अपनी है। मगर हाँ, अगर एज ऑपोजिशन, और माजी में भी यही होता रहा है कि ऑपोजिशन, जॉइंट ऑपोजिशन जो है वो गवर्नमेंट की जो फेलियर्स हैं उसके खिलाफ आवाज उठाती रही है, आवाज उठाती रहेगी। इसका ये मतलब नहीं होता कि आइडियोलॉजिकली सेम पेज पे सारे चले गए हैं। इसका सिर्फ ये मतलब है कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर मौशी बहरान है, जो गरीब आदमी पिस रहा है, उसका जो है वो किस तरह से जो है वो मुकाबला किया जाए की, और जो पॉलिटिकल विंडिक्टिवनेस है, जो आलमी इदारे भी कह रहे हैं कि हमें इस मुल्क के अंदर नजर आ रही है। ह्यूमन राइट्स कमीशन इंटरनेशनल कह रहा है, ईयू की रिपोर्ट्स कह रही हैं कि नैब जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और जोड़ तोड़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो इन चीजों के खिलाफ तो हम आवाज उठाएंगे और उठाते भी रहेंगे। शानदार है साहब। ये जी शिजा साहब, मैं आपको दोबारा लौट के, शिजा साहब वो कह रहे हैं आइडियोलॉजिकली इकट्ठे नहीं है, लेकिन आप लोगों की हुकूमत में मुख्तलिफुल ख्याल अपोजिशन जमातों को एक सफ़े पर ले आए हैं, तो क्रेडिट तो वो आपको इस तरह जाता है कि पीपल्स पार्टी, जीओआईएफ, नून लीग जो माजी में मुतहारफ जमातें थी वो हलीफ जमातें बन गई हैं। बिल्कुल जी, मुतहरिक नहीं थी। मुतहारिफ मतलब ऑपोजिट जमातें कभी भी नहीं थी, they're all the same। नहीं, बट दे फॉट इलेक्शंस अगेंस्ट ईच अदर, हाँ, मुकदमे बनाए एक दूसरे पर। हाँ, क्योंकि वो उन्होंने अपने बच्चों को आगे करना होता है ना, मेरा बेटा तेरा बेटा। देखिए, पुराना पाकिस्तान कभी नहीं बदलेगा, आप उनको हजार कन्विंस करें। उनके यंग लोग भी अनफॉर्चुनेटली इसी गुलामी का शिकार है। मैं थोड़ा सा अगर इस पीडीएम में व्हाटएवर पीडीएम ए आपने इजाफा कर दिया, मैं इसलिए डालू ना कि पीडीएम सुपर ट्रिपल ए वो बैटरी नहीं होती है, इनको वो बैटरी की जरूरत पड़ेगी इसको चलाने के लिए। देखें, मौलाना फजल रहमान साहब किसी, मैं 50% की, तो अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं ना कि केपी में पीटीआई तो बहुत पॉपुलर है, केपी में नफरत किससे? मैंने कहा मुझे बता दे कि केपी में सबसे गरीब जिला कौन सा है, और आपको पता चल जाए कि लोग किससे नफरत करते हैं। जो इन्होंने चॉइस ऑफ लीडर की है ना, उसी से इनकी सीरियसनेस पता चल जाती है। लेकिन मैं कहती हूँ बहुत अच्छी बात है, करने दो, जितने जुलूस निकालते हैं, जितने जलसे निकालते हैं, कोई हर फर्क हुकूमत को नहीं पड़ना, करते रहे, इनका डेमोक्रेटिक राइट है। जो मुझे इशू है, जो आपने बात की ख्वाजा आसिफ साहब की, हम सब उनकी इज्जत करते हैं, एक पुराने पार्लियामेंटेरियन है, उनसे हम डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक इम्फेटिक स्टेटमेंट दिया। अब उनसे जबरदस्ती माफी मंगवा ली गई कि जी आप खराब कर रहे हैं हमारी अलायंस को, ये वो, तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं उसकी गवाह नहीं हूँ। लेकिन ही वॉज वेरी क्लियर, और हम सबको रीजंस भी पता है क्या वो रीजंस क्या थे, हमें अच्छी तरह पता है कि I don't trust this man. Why doesn't he trust this man? By the way, he's not the only man who doesn't trust that man. Plenty of us don't trust that man. But चलो, जमहूरियत माजरत के साथ इनके करीब से भी किसी की नहीं गुजरी है, माजरत के साथ। नजम सेठी को किसने उठवाया था एज सीएम पंजाब, आपको याद है? जी, नवाज शरीफ ने वे बैक। अच्छा, वे बैक क्यों उठाया था? उनके खिलाफ अभी जो डेथ हुई है मेमन साहब की, वो किसने करवाई है और किस वजह से हुई है? रिपोर्टर एंड जर्नलिस्ट इन कराची। तो इस तो मतियुल्लाह जान का भी यहाँ से जो है उठाया गया इस्लामाबाद से, मतियुल्लाह जान साहब, साजिद गोंदल को भी उठाया गया, बहुत सारों को उठाया गया। ऑल आई एम सेइंग इज द फॉलोइंग, जंग इनकी और फौज की है, पीटीआई को इसमें मत ड्रैग करे, खुदा का वास्ता इनकी और फौज की। तारिक फतेह साहब ने क्या कहा है उस दिन कि ये शेरनी मरियम नवाज पाकिस्तानी फौज को ललकार रही है, द जनरल्स वर स्केयर्ड ऑफ जोन ऑफ आर्क। माशाल्लाह, हमें पीटीआई को मत ड्रैग करे। आपने जिसके खिलाफ करनी है, सिलेक्टेड और सिलेक्टर आप किसे कहते हैं? पीटीआई तो सिलेक्टर नहीं है। आप 6 दफा सेलेक्ट होके आ जाए वो हालात, आपके तर्जुमान तो पैदर पैन पे हमले कर रहे हैं, बयानात दे रहे हैं। मैं अपना जवाब दे सकती हूँ ना। शेख साहब, इनकी पार्टी में तो हलाल, हमारी में हराम। हफीज शेख इनकी, आप मुझे पता है मियाँ साहब की कैबिनेट में कौन था जब पहली दफा आए थे आफ्टर मुशर्रफ साहब? और जो ये लोग बातें कर रहे थे उस जमाने में एनआरओ की, उन्होंने जो ट्रीजन का केस मुशर्रफ साहब पे करवाया, किस ग्राउंड्स पे करवाया था? वो जरा खोल के देखें, इनकी आंखें खुल जाएंगी। आई कैन गारंटी यू, वो इतना खूबसूरत सर्जिकली क्लीन केस था कि जिसमें ये फंसे उस पर मुशर्रफ, एनआरओ इनको मुशर्रफ ने दिया था, उसकी बात तो नहीं आई ट्रीजन में, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते। एनआरओ मुशर्रफ ने नून लीग को दिया था, सबको दिया था, पीपल्स पार्टी को दिया, सबको दिया था, किसको नहीं दिया था? आपस में एक दूसरे को एनआरओ ये नहीं करते रहे। चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी क्या था? एक दूसरे को एनआरओ, एक दूसरे के गुनाहों पे पानी फेर। माजरत के साथ जो जमहूरियत चाहता है पाकिस्तान में, उसमें इतनी हिम्मत हो कि हाँ मेरा एहतसाब करो, मैं नहीं डरता एहतसाब से, करो मेरा एहतसाब। वो कह रहे हैं सियासी इंतकाम है, एहतसाब नहीं है। तो कहते अभी भी कह रही हैं शहजाद साहबा, विंडिक्टिवनेस है ना। तो आज भी शहबाज शरीफ से कह रहे थे कि मुझे जमीन पे रख के खाना दिया जाता है, नमाज के लिए कुर्सी नहीं दी जाती। ये सियासी इंतकाम नवीद कमर के खिलाफ क्यों नहीं होता? एतजाज एहसन के खिलाफ क्यों नहीं होता? मलिक परवेज के खिलाफ क्यों नहीं होता? ये सिर्फ उसके खिलाफ होता है जिसने पैसे बनाए, अवाम के पैसे खाए और माजरत के साथ। जिसने नहीं खाए वो अपने आप को क्लीन प्रूफ करे।
और जो जो आपने शहबाज शरीफ की बात की, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में जो करोड़ों मांग के आपकी जेलों में पड़ी है, क्या उनके लिए मैरियट्स और पीसी से खाना था डेली? उनका किसी ने पूछा है आज तक? लेकिन वो अदालत ने तो कहा, अदालत ने और आज चेयरमैन नैब ने भी नोटिस ले लिया इस बात का। एलीट्स तो उनका इज्जत नफ्स मजरूर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आई एग्री विद यू, लेकिन मेरी बात सुने, मैं ये हर शो में कहती हूँ और 1000 दफा कहती रहूंगी, जब तक हमारी हुकूमत है अनवार साहब, जब ऑर्डिनरी पाकिस्तान की इज्जत नफ्स मजरूर होती तब सब सोए हुए थे। नैब एलीट्स का कानून है, ये एलीट्स के लिए लड़ते हैं, अपने भाई बहनों के लिए नहीं लड़ते। ये लड़ते हैं कि जी फलाने का बेटा पीएम बन जाए, फलानी की बेटी पीएम बन जाए। ये गपशप है सारी। जितने निकालने इन्होंने, जितने अलायंसेस बनाते रहे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, ना हमारी पार्टी को। इशू ये है कि अवाम के इश्यूज पे, अवाम के इश्यूज की बात करें ना, मैशत को खराब कर दिया आपने मियां साहब की स्पीच में कितनी दफा अवाम की बातें सुनी है? कितनी दफा ना कितनी दफा अवाम की बातें सुनी? किस मैशत की बात करें मियां साहब? अब वो कहते हैं 5.8 पे थी, आप लोगों ने मनफी कर दिया, 100 रुपए डॉलर था, 170 हो गया, सारी बातें। डॉलर आप खरीद सकते हैं या मैं? कौन खरीदता है? मालदार लोग ही खरीदते हैं, गरीब नहीं खरीद सकता। वो तो कमाता 5000 है, वो क्या डॉलर खरीदेगा? तो पेट्रोल वगैरह तो उसी का आता है ना जी, सारा हमारा जो हम इंपोर्ट करते हैं वो डॉलरों पे ही करते हैं। तो वो जो 24 अरब डॉलर जो डार साहब ने लगाया डॉलर, ये रुपए को आर्टिफिशियली सस्ता करने में, वो बिजनेस क्यों नहीं लगाया पाकिस्तान में? अच्छा शिजा साहब ये बताएगा कि एक और बड़ा इंटरेस्टिंग आज मैं देख रहा था, जुबैर साहब को, मोहम्मद जुबैर साहब को आप लोगों ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज का तर्जुमान मुकर्रर कर दिया है। तो आपकी कोलीग और हमारी फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर मरियम औरंगजेब साहिबा, वो फिर किस चीज की तर्जुमानी करेंगी? सेक्रेटरी इत्तलात है नून लीग की, तो ये स्पेसिफिकली जुबैर साहब को क्यों तर्जुमान बना दिया नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहब का? जरा गुत्थी तो सुलझाइएगा। मैं थोड़े से पहले रिस्पॉन्ड कर दूं, फिर मैं जुबैर साहब पे भी आती हूँ जी। बात हुई पुराने पाकिस्तान की, बात हुई फौज के साथ हमारी लड़ाई की, बात हुई मुशर्रफ साहब के ट्रीजन केस की, और बात हुई अवाम के इश्यूज की। ये 4 बातें। जी जी। पुराना पाकिस्तान वो पाकिस्तान था जिसके अंदर 5.8% जीडीपी ग्रोथ रेट थी और 4 से 6% के दरमियान अफरात-ए-ज़र थी। अच्छा। पुराने पाकिस्तान में इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी। आज भी इनके एक्सपोर्ट्स पुराने पाकिस्तान जितने नहीं हैं। आज भी इनके एक्सपोर्ट्स उतने नहीं है डॉलर टर्म्स में। रुपए को डिवैल्यू करके रुपये टर्म्स में बढ़ा दें तो वो अलग बात है। आपने कहा आपको आपकी मईशत की अंडरस्टैंडिंग में डॉलर बढ़ना जो है वो गरीब आदमी पे असर नहीं करता। डॉलर बढ़ने की वजह से इस मुल्क में जो बिजली की कीमत जहां जा पहुंची है वो आज आम आदमी एक पंखा भी ऑन नहीं कर सकता। अच्छा। उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट की कीमत जो फ्रेट है वो जा पहुंचा है। उसकी वजह से जो अशियाए खुर्द और नोश की इन्फ्लेशन है, आम आदमी आज जो प्याज और टमाटर भून के मिर्चों में खाता था वो नहीं खा सकता। मिर्चें 86% बढ़ी हैं उनकी कीमत 1 साल के अंदर। अच्छा। टमाटर की कीमत 72% बढ़ गई है। आलू की कीमत जो है वो 64% बढ़ गई है इस मुल्क के अंदर। आप लोग कहते हैं ये इलीट्स की सियासत है। इस मुल्क के अंदर 1 करोड़ लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे जा चुके हैं। 40 लाख लोग कोरोना से पहले नौकरियां गंवा चुके थे और फिर आप कहते हैं कि ये इलीट्स की सियासत है। देखिए ये तो जवाब ले लेंगे। मैं बहुत सफेद पोस्ट लोगों को जानती हूँ जिन्होंने अपने बच्चे स्कूलों से उठा लिए आज, और आप यकीन करें उनके पास रीएडमिशंस के पैसे नहीं है इस साल। ओके, ये पॉइंट टेकन। अब मैं वो जुबैर साहब की बात बताइएगा। हाँ नहीं, और दूसरी बात फिर आपने कहा कि मौलाना फजल रहमान की बात हुई और ना जाने क्या क्या बातें हुई। जी जी। बात यह है कि क्या इमरान खान साहब ने कभी मौलाना फजल रहमान के साथ हाथ नहीं मिलाया? नहीं, मेरे ख्याल में उनकी तो काफी आपस में जो है इख्तलाफ है शायद। एक सेकंड, क्या आप पाकिस्तान अवामी तहरीक के साथ मिलकर आपने धरने नहीं किए? हाँ, क्या आपने फैसलाबाद का हिस्सा नहीं बने? क्या आपने हमारे ऊपर मजहबी कार्ड इस्तेमाल नहीं किया जिसकी वजह से जाहिद हामिद के ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर कातिलाना हमले होते रहे, एहसन इकबाल को गोली लगी? आपने जितनी इस मुल्क में मनफी सियासत की है, इस मुल्क को पोलराइज किया है, इस मुल्क की हिस्ट्री में कभी किसी ने नहीं किया। चल इसका जवाब दे देते हैं। इसका मुकदमा अगर हमने किया तो हमने आइन की एब्रोगेशन पे किया, हमने जजेस को घर भेजने पे किया। आप ट्रीजन का मुकदमा करते हैं अपने सियासी मुखालिफिन पे, और अगर आपने मियां साहब की तकरीर नहीं सुनी तो उसको दोबारा सुने, और उसके अंदर गरीब अवाम की बात है, जीडीपी की बात है, इकोनॉमी की बात है। ठीक। उसके अंदर आम सिपाही को, फौज को 4 मरतबा हाथ उठा के सलूट किया गया है। हाँ, जो आइन की पासदारी नहीं करता उसको कंडेम किया गया है। अगर आप इस चीज को जो है वो प्रमोट करना चाहते हैं कि बिल्कुल कोई आइन की पासदारी ना करे, तमाम इदारे अपने ओथ से बढ़कर आगे बढ़कर दूसरे इदारों में मुदाखलत करें, क्या आप इस चीज को फरोग देना चाहते हैं? चल, इसका जवाब लेंगे। आइन की पासदारी कर रहा है उस पर आप गद्दारी के फतवे लगा रहे हैं।
ठीक है शेजा साहब, आप उसका जवाब दीजिएगा, जुबैर साहब को फिर मैं इनसे ले लें। और जहां तक बात है नेपोटिज्म की, जहां तक बात है सियासत की, देखें इस असेंबली के अंदर परवेज खटक साहब के 4 डायरेक्ट रिश्तेदार मौजूद हैं और केपी असेंबली के अंदर जितने मौजूद हैं मेरे पास उनकी तादाद नहीं है। लोकल गवर्नमेंट के अंदर जितने मौजूद हैं मेरे पास तादाद नहीं है। गुलाम दाद साहब के जितने रिश्तेदार मौजूद हैं आप खुद इनकी हिस्ट्री निकाल के देख लें, फहरिस्तें। हमारे ऊपर नेपोटिज्म के आप फतवे ना लगाएं। वैसे ये गलत है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कुंभा परवरी का इलेक्शन नहीं हुआ 22 साल से, शेजा साहब इलेक्शन नहीं हुआ। कुंभा परवरी होनी चाहिए सियासत में या नहीं होनी चाहिए? कुंभा परवरी देखिए बात ये है अब आप आ जाए जुबैर साहब के ऊपर। देखिए मियां साहब का मामला है, मरियम बीबी का मामला है, वो जिसको अपना स्पोक्स पर्सन मुकर्रर करना चाहें वो पर्सनल स्पोक्स पर्सन कर सकते हैं। मरियम औरंगजेब जो है वो पार्टी की स्पोक्स पर्सन हैं और थी, और अभी भी वो पार्टी की जो है वो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं और वो फराइज अंजाम देती रहेंगी। अगर हमारी टीम, क्या जुबैर साहब को वो अभी रिसेंट पास में होने वाली मुलाकातों के नतीजे में स्पोक्स पर्सन मुकर्रर किया गया? ये सवाल तो बनता है, जो हालिया मुलाकातें उनकी हुई हैं उसके तनाजर में किया गया? नहीं जी, जुबैर साहब जो हैं वो हमारी पार्टी का हिस्सा रहे हैं, हमने उनको गवर्नर बनाया है। ये हालिया किसी भी पॉलिटिकल सिनारियो से इस चीज का कोई ताल्लुक नहीं है। गवर्नर भी तो बनाया था, वो किस लिए बनाया था फिर? तो इस तरह की मेरे नहीं ख्याल से कि इस तरह की कोई लिंकेजेस बनाने की जरूरत है। अच्छा उनको महसूस हुआ कि उनको एक पर्सनल लेवल पे और स्पोक्स पर्सन की और एक टीम की, और खाली जुबैर साहब को नहीं पूरी टीम मुकर्रर की गई है। उस टीम में 5 और मेंबर्स हैं। तो मेरा नहीं ख्याल इसके अंदर कोई इस तरह की पेचीदगी है जिसके ऊपर हम तबसरा करें। ठीक है, अब ये बताइएगा शादारा साहब, वो कह रही हैं सब्जियों की कीमत में 72%, 64% इजाफा हुआ और उन्होंने बताया कि इकोनॉमी को आप लोगों ने अदमुआ कर दिया है और गरीब आदमी 1 करोड़ लोग खत गुर्बत से नीचे चले गए हैं, लोग अपने बच्चों को स्कूलों से उठा रहे हैं। तो बताइएगा, आप लोगों तो तब्दीली के लिए लाए थे। माजरत के साथ फैक्ट्स फिगर्स में थोड़ा सा कमजोरी है, बट चले मैं उसको फिल इन द गैप करने की कोशिश करती हूँ। शहजा साहिबा मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है इकोनॉमी में, मैं इतनी नहीं हूँ, मैं ट्रेड लॉयर हूँ, थोड़ा सा फ़र्क है। लेकिन प्लीज़ देखिए, अगर हम स्टार्ट करते हैं, ये छोटी सी बात है जुबैर साहब की बात, लगते हैं स्पोक्स पर्सन की नहीं लगता, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जो भी रखें जिसको रखें, बट थोड़ा सा ये ख्याल रखना चाहिए कि आप कहते हैं फौज से मिलते हैं, फौज से नहीं मिलते। अच्छे फौजी हैं, बुरे फौजी हो, याद है अच्छे तालिबान बुरे तालिबान, ये वही वाली बात हुई। जुबैर साहब मिलने गए नहीं मिलने गए, बात कही है नहीं की है, मरियम साहब की बात की है नहीं की, मरियम साहब को पता था नहीं पता था। माजरत के साथ इनकी नैरेटिव में हमेशा एक मार्जिन ऑफ एरर होता है, तो ठीक है इस पर इनको माफ़ कर देते हैं हम, इन्हें की इंटरनल रीशफलिंग है। लेकिन आइन की बात, एक सेकेंड, आइन की बात कौन कर रहा है? 15वीं तरमीम क्या थी आइन के लिए, याद है? जो सेनेट ने फेल कर दी थी कि जी मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ और मेरी फैमिली रॉयल फैमिली बन जाएगी। माशाल्लाह, ये बड़े आपकी जमहूरी अज़ाइम थे, तो शुक्र है सेनेट ने उसको फेल कर दिया। सो माजरत के साथ आई डोंट बाय दैट डेमोक्रेसी जिनमें आपकी बेटी और उसका बेटा फिर वजीर आजम बनने के लिए लाइन लग गई है। वो भी परवेज खटक साहब का हवाला दे रही थी। परवेज खटक इमरान खान का बेटा है कि इमरान खान का बाप है? मुझे तो नहीं पता। पार्टी के सीनियर आपके रहना, बिल्कुल सीनियर है, बट ना वजीर आजम और ना वो वजीर आजम का बेटा, ना वो पीएम लगने लगा है। तो थोड़ा सा कंपैरिजन एप्पल्स टू एप्पल्स, ऑरेंजेस का होना चाहिए। कश्मीर की बात, बुचर ऑफ गुजरात आपके घर शादियों पे आते हैं, जनरल साहब आपके घर मरी जाते हैं बगैर वीजा के। तो माजरत के साथ कश्मीर किसने खाया किसने बेचा वो तो अपनी गिरेबान में देख लें। बात रही हफीज पाशा साहब ने कहा है अपनी किताब में 5.8%, उन्होंने पता क्या कहा, मेरे पास अभी है, मैं आपको अभी व्हाट्सएप कर देती हूँ, प्लीज पढ़ लीजिएगा वो, कि पीएमएलएन की एक आदत रही है कि वो फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को मैनिपुलेट करते थे। 4 के करीब था, बिल्कुल ठीक कह रही है। उसके बाद 4 था, हाँ 1.8 पे आ गया, 4 से 1, बिल्कुल सही कह रही है। और बगैर कोविड, मैं उसको मानती हूँ, मैंने उससे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं करनी। लेकिन एक्सपोर्ट्स इनको मिली, पीएमएलएन को 2013 में इनको मिली थी 25 अरब डॉलर दिया था इनको पीपल्स पार्टी ने, और ये माशाल्लाह 20 अरब डॉलर पे ले आए थे 2015-16 में। अब कितनी है? अब 23 पे चली गई डिस्पाइट कोरोना। आप बढ़ गई है, वो कह रही है कम हो गई है। आप प्लीज नहीं कह रहे, फैक्ट्स एंड फिगर्स चेक कर लें कि 5% ग्रोथ पोस्ट कोरोना किसकी हो रही है। मैं प्री कोरोना की बात नहीं कर रही। और आखिरी बात, बिजली की कीमत, अभी भी हम एक ही टीवी शो पे थे, मैं और शाहज़ा बीबी यही बातें वहां भी कर रहे थे कि देखें, ये कह रही हैं आपने एक आईपीपीसी कॉन्ट्रैक्ट की मैंने बात की कि जी आपने माशाल्लाह इतनी महंगी दोस्तों अपनी दिला दी। कौन है जो पाकिस्तान में आईपीपीस, कौन ओनर है उनके?
और उनको किस कीमतों पे आप बिजली आवाम से दला है, और सब्सिडी कौन दे रहा है? मैं और आप दे रहे हैं, हमारी जेब से निकल रहे हैं पैसे, IPPs वो खा रहे हैं। इनका जो पेट्रोलियम डील था जो उन्होंने किया डॉलर्स में उनको वापसी पेमेंट्स हो रही है माशाल्लाह LNG टर्मिनल्स की, तो वो किसने प्रॉमिस करके दी? आवाम का बेड़ा गर्क करके, सब कुछ बर्बाद करके, और ये तो चले गए, अब अपोजिशन चले गए। अब ये 2-2.5 साल हो गए, अब गंद सफाई हमने करनी है। एक आर्टिकल देख रहे रुईदाद साहब का कि लेट हिस्ट्री जज दिस मैन, कि आप कचरा झोली में डाल देते हैं, फिर कहते हैं इस कचरे को 5 सेकंड में साफ करो। इनको अच्छी तरह पता था कि इमरान खान की हुकूमत आने वाली है। इन्होंने टैक्सेस कितने कम किया आखिर 3 महीने, आपको याद है? जी, उससे मैं तो बड़ी खुश थी, मेरा इनकम टैक्स कम हो गया, तो बड़े खुश थे। मैं भी बड़ी खुश थी जी, मैं भी सैलरी क्लास थी। मसला ये है, मैं आपको एक आखिरी बात करती चलूं, मेरी तनख्वाह जितनी थी मेरी उस 1 साल की, मैंने उस पर 35 लाख रुपीस दिया था टैक्स उस फुल साल का। मेरे पास इस वक्त घड़ी नहीं है, बट वैसे तब एक टिसो की घड़ी थी। इनके प्राइम मिनिस्टर अपने रिस्ट पे $4.5 मिलियन की घड़ी पहनते थे, और वो मुझसे कम इनकम टैक्स साल का देते थे। इनसे जरा पूछिए वो जस्टिफाई कर सकते? एक आप स्कॉन्डर मुल्क से बाहर बैठ के, लंदन में बैठ के, बड़े गरीबों को उसकी फिक्र है, ये थर में बैठे होते तो मैं कहती कि जी बड़े पाकिस्तान की फिक्र है, बड़ा लंदन में उनको फिक्र है, में आप लोग बैठकर कैसे लीडर तकरीरें दे रहे होते, माशाल्लाह उनके दिल में दर्द होगा एक आम आदमी के लिए, कैसे को रिलेट कर सकेंगे? और उन्होंने टैक्स का भी बताया कि नवाज शरीफ साहब इतनी महंगी घड़ी पहनते हैं और इतना कम टैक्स देते हैं, मेरे जितना, मुझसे भी कम। तो फिर शेजा साहिबा, मेरे वजीर आजम इस वक्त 300 किनाल के घर में रहते हैं और वो मेरे से कम टैक्स देते हैं जनाब आली। 300 किनाल के घर में बनी गाला में रहते हैं, यहाँ पे उनका प्राइम लोकेशन पे घर है जिसको उन्होंने पूरा गिरा के दोबारा बनाया है। एक रुपया उनका प्रूफ है, एक रुपया। वो आज भी मेरे से कम टैक्स देते हैं। तो मुझे भी बता दें कि 100 की तादाद में जो लोग बनी गाला की मेंटेनेंस करते हैं पूरे पहाड़ की, वो उसको मेंटेन, आज तो 2 बंदों का खाना नहीं इस तनख्वाह में पूरा होता। तो आप जब ये पूरी चीजें अखराजात अपने पूरे करते हैं, आप जो हेलीकॉप्टरों पे सैरें करते हैं लोगों की, तो फिर आप किस तरह मेरे से कम टैक्स देते हैं? आज इसका भी जिक्र कर दें, फैसल वाडा साहब ने 0 टैक्स दिया है। आपके 6 जो हैं आपके कैबिनेट मेंबर्स, उनका टैक्स ही नहीं है। ये वैसे शानदार साहब, ये बहुत डायकॉटमी है। 140 रुपए या 400 रुपए टैक्स है। शेजा साहिबा कह रही है फैसल वाडा साहब का आता है। इस तरह की बातें हमारे पकड़े ना, मैं तो हुकूमत आप है, वो कैसे पकड़ेंगी? वो ना पकड़े, मैं कहती हूं की बात है, उनका जो वेल्थ टैक्स है वो उनकी कंपनीज के थ्रू पे हो रहा है। अच्छा। और वो सब कुछ अकाउंटेड फॉर है। जहां तक शाहिद खान अब्बासी हमारे दूसरे वजीर आजम थे, वो इस वक्त पाकिस्तान के हाईएस्ट टैक्स पेयर हैं। तो हमारे साथ इस किस्म की बातें ना करें, फिर हम सारी चीजें सामने लाएंगे। आपके इमरान खान साहब एक बात का जवाब देने के काबिल नहीं रहेंगे। हम तो वो भी कागजात सामने ला चुके हैं, हम कोर्ट्स पे जा चुके हैं कि आप लोगों ने ज़कात के पैसों में खुर्द-बुर्द की है। आप उस केस पे भी कोर्ट में नहीं जवाब देते। अगर आप इतने नीट एंड क्लीन है तो आए, आप अपनी फॉरेन फंडिंग केसेस छुपाते हैं क्योंकि आपको पता है कि आपको फंडिंग कहां से आई है, और हम उनको सामने रखते हैं। आप उस पर प्राइवेसी की प्ली लेते हैं। आप जाके ECP को कहते हैं इसको पब्लिक ना किया जाए इस हेयरिंग को। और हमारा एक जिस पे आपने नैब का केस किया है, बंदा बाहर आके कहता है हमारी तमाम हेयरिंग्स पब्लिक की जाए। ये फर्क होता है सच्चे और झूठे इंसान का। ये शेजा साहब इसका जवाब ले लेते हैं। आपने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया ज़कात के पैसों का। पब्लिक करें, लोगों को देखने दें हम कितने चोर थे, सामने लाए ना। लैब हेयरिंग्स को पब्लिक करें, लैब हेयरिंग्स को पब्लिक करें। आप सारी लैब हेयरिंग्स को क्यों नहीं करते? खुद क्यों प्राइवेसी सीक्रेसी की प्लीज लेते हैं अपने केसेस के अंदर? ये झूठ ना बोलें, अवाम इस तरह बेवकूफ नहीं बनेगी। आ जाए आदादो शुमार के ऊपर। जी शायद साहब बताइएगा, वो कहने कि नैब की हेयरिंग्स को पब्लिक करें। 2013 के अंदर हम आए थे, $25 अरब के ऊपर एक्सपोर्ट्स थी, बिल्कुल जायज बात है। जब हम गए तो 24 चल एक्सपोर्ट से पहले उसका जवाब ले जो आपने पब्लिक हियरिंग्स की बात की है। लेकिन 1920 2 सालों के अंदर एक्सपोर्ट्स में वो 20 बिलियन पे आ गई हैं। आप ये ना करें। देखिए ये आप अपने फिगर्स हैं, आपके अपने इदारों की फिगर्स हैं। और अगर हमने फर्ज किए थे फिगर्स, आपके पास 2 साल थे, आपके पास 3 साल है, पीछे जाएं, फिगर्स की दुरुस्त करें और आके क्लेम करें। अगर आप अपना फिगर दुरुस्त कर सकते हैं, आप पूरा 11 महीने कहते रहे हम 3% पे ग्रो किए, 11 महीने बाद आपको याद आ गया नहीं हम तो 1.9% पे ग्रो किए थे। क्यों आपको याद आया? क्योंकि आपकी अगली जो डाउनफॉल था वो उससे भी बुरा। और अगर आप अपना फिगर दुरुस्त कर सकते हैं, आप पिछले 5 साल की फिगर्स दुरुस्त करें। FBR आपके पास है, फाइनेंस मिनिस्ट्री आपके पास है, आपके पास पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स है। आखिरी बात, अगर हम इतने बुरे थे इकोनॉमी के अंदर, हमारे 5 साल के
फाइनेंस सेक्रेटरी को आपने आज मुआवने खसूसी ऑन रेवेन्यू क्यों रखा है? डॉक्टर वकार वो मसूद हमारी साहब का कह रही थे डॉक्टर वकार, मैं उनकी इज्जत करती हूँ, वो एक काबिल इंसान है, मुझे खुशी है कि उनको आज ये ओहदा मिला है। लेकिन अगर हमारी मईशत इतनी बुरी थी, इतनी गंदी पॉलिसीज थी, इतना हम डेट ले गए, जिस डेट को आपने बाय द वे 2 सालों में हमारे डेट से एक्सीड कर दिया। डेट टू जीडीपी रेशियो इंपॉर्टेंट होता है, आप उसको 86% पे ले गए, 1 पॉइंट पे 90% से ऊपर चला गया। आप डेट की भी बात चले, आपने काफी बहुत सा मवाद इकट्ठा हो गया, क्योंकि मेरे सेगमेंट क्लोज भी करना। जी शादाना साहब, वो कह रहे वकार मसूद साहब को आप लोगों ने आज पीएम के SAPM ऑन रेवेन्यू बना दिया, उनका हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी रहे थे। तो अगर हमारी इतनी खराब मौशी पॉलिसीज थी तो हमारे बंदों को क्यों लगा रहे? मसूद साहब का क्या लेना देना? फाइनेंस सेक्रेटरी थे ना इसाक डार साहब PMLN के थे वो। नहीं, वो तो ब्यूरोक्रेट थे ऑब्वियसली। हाँ तो ठीक है ना, तो कोई बंदिश है जी? मतलब इनके अगर जो सेक्रेटरीज रह चुके हैं, अब उन सबको हम निकाल दें कि जी आप PMLN के साथ काम कर चुके हैं, तो आप इधर ना लगे। अच्छा, ये जो नैब की पब्लिक हियरिंग्स और ज़कात के पैसे का बड़ा ज़कात के केस का तो मुझे नहीं पता, पूछ के मैं बता सकती हूँ, लेकिन बिल्कुल सही कह रही है, सारे केसेस पब्लिक करें नैब, बिल्कुल करें नैब के, चाहे खटक साहब के हैं, चाहे ये शुगर तरीन साहब के हैं, सारे पब्लिक करें। मेरे चुप करें ना, मैंने बोल दिया। जी फॉरेन फंडिंग देखें जितने केसेस हैं, मेरे प्राइम मिनिस्टर ने 100 दफे बात की, वजीर आजम ने, कि कभी भी फर्क नहीं होगा एहतसाब में। और नैब रिफॉर्म बाय द वे हमने प्रपोज की थी, इन्होंने 10 साल उस पर क्या कहते हैं गुल्ली डंडा खेला था विद पीपल्स पार्टी के। अब तो वो हमने नहीं किया, वो इन्होंने किया। बट चले, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, झूठ कौन बोलता है, सच कौन बोलता है। एक प्राइम मिनिस्टर के बारे में आपकी सुप्रीम कोर्ट कहती कि इसने फ्लोर ऑफ द हाउस पे झूठ बोला अवाम को, अंडर ओथ, ऊपर कुरान नीचे आपने झूठ बोला अवाम को, बिल्कुल झूठ बोलते रहे, ऑन रिकॉर्ड झूठ बोला है। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, क्या बोला था, वो ऑबिटर डिक्टा में आ गया था कि ये माफिया है पाकिस्तान की, ये वो लोग हैं, पहचाने इनको। दूसरी बात, झूठ कौन बोलता है? सुप्रीम कोर्ट पे जिसने अटैक किया था वो कौन था? अभी इनको इदारे और कॉन्स्टिट्यूशन याद आ गए। तारिक अजीज को किसने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट पे? और तीसरी बात, झूठ, हफीज शेख की किताब उठा ले, पैराग्राफ देख लें। हफीज पाशा, सॉरी, शेख साहब अभी किताब लिखेंगे। एग्जैक्टली, लिखेंगे। हफीज पाशा साहब की किताब में इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, हमारे नहीं थे। वो इनके आप कह सकते हैं उनकी वाइफ इनकी पंजाब की फाइनेंस नहीं, वो भी फाइनेंस मिनिस्टर थे जी, PMLN के। क्या कर रहे हैं हफीज पाशा? हाँ, नहीं थे खुदा वास्ते नहीं थे, आपकी हुकूमत में वो नहीं थी PMLN में। खुदा पाक, उनकी किताब में लिखा है कि थोड़ी सी PMLN की आदत है झूठ बोलने की। वो फिगर्स भी फर्ज करते थे। फेडरल ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स हमने फाइनेंस से निकाल के PND को इसीलिए दिया है। आप एक कारनामा नून की हुकूमत का देख लें कि जब मैं उनसे पूछती हूँ ना PND डिपार्टमेंट से कि जी मुझे 15 से 18 के गुर्बत के फिगर्स चाहिए, पता है क्या कहते हैं? मैडम हम सेंसस कर रहे थे, वो हमने फिगर्स नहीं कटी कि माशाल्लाह ये तो उनके कारनामे हैं। बुरे थे अच्छे थे, वो तो आपने जो गम छोड़ा है हमारे लिए, वो तो ब्लूमबर्ग कहता है, वर्ल्ड बैंक कहता है, IMF कहता है कि द वर्स्ट 3 ईयर रिफॉर्म प्रोग्राम, जीरो रिफॉर्म। माजरत के साथ चले, वक्त मेरा खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया शिजा फातिमा ख्वाजा साहबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया स्काइप पे। और शानदाना गुलजार साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने स्टूडियोज में ज्वाइन किया। आप दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, अलबत्ता ये बहस तो अब चलेगी, लेकिन हम एक और अहम इशू की तरफ जाएंगे, और वो है कोविड-19, जिसके बारे में खदशा है कि खुदा ना खास्ता इसकी सेकंड सर्ज पाकिस्तान में आ सकती है। और आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का भी कहना था कि मास्क ज़रूर पहने और जो SOPs हैं उनको फॉलो करें। इस पर ज़रा हम गुफ्तगू करेंगे और फोकस करेंगे कि कैसे, चूँकि मौसम सरमा का ऑनसेट होने वाला है, उसमें हम इससे बच सकते हैं, क्योंकि बाकी यूरोप में भी सेकंड सर्ज आई है, इंडिया में भी तबाहकारियाँ हैं, और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी इस मर्ज में मुब्तला है, मूजी मर्ज है। इस पर गुफ्तगू करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फा ले लीजिए। फौरी खबर हो, राय या तज्जिए, डिजिटल दुनिया में आपके साथ साथ PTV न्यूज की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती मकबूलियत, टॉक शोज, खसूसी रिपोर्ट्स और आगाही के पैगामात की फौरी रसानी के लिए पेश PTV न्यूज ट्विटर अकाउंट पर 10 लाख फॉलोअर्स मुकम्मल। हम पर एतमाद करने और जुड़े रहने पर आपका शुक्रिया। PTV न्यूज, दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।
वेलकम बैक व्यूअर्स। कोविड-19 कोरोना वायरस जिसको बहुत ज़्यादा उसका जोर टूट चुका है, लेकिन हम देख रहे हैं कि दोबारा केसेस में इजाफा हो रहा है और पिछले 24 घंटों में एनसीओसी के मुताबिक 644 केस नए आए हैं, 4 अमवात हुई हैं और इसमें जो 9 शादी हाल सील किए गए हैं, 165 रेस्टोरेंट सील किए गए हैं क्योंकि वहाँ पर एसओपीज़ जो तय थे उनकी खिलाफ वर्जी हो रही थी और अब स्कूल, कॉलेजेस और रेस्टोरेंट्स तमाम चीज़ें खुल गई हैं, तो इसमें बहुत एहतियात करनी होगी। इस पर हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह हम ये पॉलिटिकल डिबेट कर रहे हैं, हम अपनी इकोनॉमिक डिबेट कर रहे हैं, लेकिन ये जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारी एग्जिस्टेंशियल श्योरिटी के लिए डिबेट है, कोविड-19 से कैसे हम मिलकर लड़ सकते हैं, कहीं वो इसमें पसे पुश ना चला जाए, इसलिए हमने इस मौजू को चुना है। डॉक्टर जवाद असगर साहब ने हमें स्काइप पे ज्वाइन किया है। आप इस पे बड़ा लिखते भी हैं, रिसर्च भी करते हैं और मुझे भी ज़रूर अपडेट्स देते हैं। डॉक्टर जवाद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर जवाद साहब बताइएगा, आपकी रिसर्च क्या कहती है कि ये जो सेकंड सर्ज पूरी दुनिया में आई हुई है और चूंकि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं, नमूनिया जैसे सिम्टम्स हो जाते हैं, सांस लेने में दुश्वारी होती है, लंग्स को इफेक्ट करती है, अब हमें कैसे इसका मुकाबला कर सकते हैं कि जो सेकंड सर्ज है उसको हम अवॉइड कर सकें, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में जो इसका उठान है वो ज़्यादा है, 8% इजाफा है और वहाँ पर भी लॉकडाउन की बात हो रही है, कराची में भी स्मार्ट मिनी लॉकडाउन की बात हो रही है। क्या आपकी रिसर्च सजेस्ट करती है और हमें क्या राह इख्तियार करनी चाहिए? जी बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का आपने प्रोग्राम में। जी देखिए, एहतियातें वही हैं और सेकंड वेव या दूसरी लहर मुतवक्को थी और यूरोप में तकरीबन आ चुकी है, अक्सर ममालिक के अंदर। अमेरिका की पहली ही वेव इतनी बड़ी जा रही है कि अभी वो पहली वेव से सही मानों में नहीं निकले कि वो दूसरी वेव का आए। इंडिया आपके साथ है, वहां पे भी पहली वेव ठीक ठाक अपनी ताकत के साथ मौजूद है। तो पाकिस्तान में हमें अगर हमारे जो केसेस में कमी आई है पिछले चंद माह में, उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। वही एहतियातें करनी है जो हम पहले एडवाइस करते हैं। मास्क जरूर पहनिए और प्रॉपर तरीके से मास्क पहनिए, अपना नाक और मुंह आपका कवर हो। और ये बड़ा जरूरी है क्योंकि जो ताजा तहकीक आई है जिसके अंदर ये वायरस ज्यादा आसानी से अब एक से दूसरे को लग रहा है, यानी कि उसने अपने अंदर चेंजेस लेकर आया है जिससे इन्फेक्शियस ज्यादा हो गया है। तो इस वजह से हमें इंश्योर करना है कि हम मास्क प्रॉपर तरीके से पहने, गीला मास्क ना पहने। आप कपड़े का घर पे मास्क बना सकते हैं। बाजार में जो आम सर्जिकल मास्क है वो 5 से 7 रुपए का मिल रहा है, साफ सुथरा। उसको थोड़ा सा धूप में रख लें तो स्टरलाइज भी एक किस्म का हो जाएगा अल्ट्रावायलेट लाइट्स के साथ, तो वो उस तरह यूज कीजिए। तो नंबर 1 इज मास्क और नंबर 2 सोशल डिस्टेंस, फासला रखिए एक दूसरे से। आपके घर के जो इमीडिएट अफराद नहीं हैं उनसे जब भी आप मिलें, वो बेशक आपके दोस्त हों, वो आपके अजीज हों, रिश्तेदार हों, वो आपसे 6 फुट के फासले पर हों। और कोशिश कीजिए कि ऐसी मुलाकातें बाहर ओपन में हों, बंद कमरों में ना हो, क्योंकि बंद कमरों में ये वायरस जो है हवा में ज्यादा देर रहता है। जब आप बाहर किसी से मिलते हैं इन एहतियातों के साथ तो हल्की फुल्की हवा चल रही होती है, तो वायरस जो है उसकी जो मिकदार है किसी एक खास जगह पे वो कम हो जाती है और इसका नुकसान का खतरा कम हो जाता है। नंबर 3 उसी तरह पुरानी हिदायत है कि हाथ साबुन से धोते रहिए और अपने मुंह वगैरह को टच ना कीजिए। और चौथा जो इसके अंदर आपने ये करना है कि जब आप खरीदारी करें या आप किसी ऐसे अपने किसी दफ्तर में जाएं या आप उस बिजनेस के ओनर हैं या आप उस बिल्डिंग के ओनर हैं या मैनेज करते हैं, तो इंश्योर कीजिए कि आपकी खिड़कियां दरवाजे जितने मैक्सिमम आप खोल सकते हैं वो खुले रखिए। वेंटिलेशन का अच्छा इंतजाम होना चाहिए। और अगर आपको बड़ी हालत मजबूरी में ऐसी बिल्डिंग में जाना पड़ रहा है जहां पे ये हवा का इंतजाम अच्छा नहीं है, तो फिर घड़ी देख के चंद मिनटों का मास्क वगैरह पहन के जाइए, फौरी तौर पे काम करके वापस आ जाइए। क्योंकि जो नई तहकीक है उसके मुताबिक जो बैडली वेंटिलेटेड बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर इसका स्प्रेड ज्यादा होता है। सेंट्रल एयर कंडीशनिंग ना यूज कीजिए, क्योंकि उनके उससे भी ये साबित हुआ है कि ये एक जगह से वायरस लेकर दूसरी जगह फैला रहा है। तो अगेन सिंपल लाइफस्टाइल पे आइए, खिड़कियां, दरवाजे और ताजा हवा और ताजा सूरज की रोशनी का अपने घरों के अंदर आना उसकी तादाद में इजाफा कीजिए और इसी से आप बच सकते हैं।
जवाब साहब, आपने कहा कि खुली जगहों पे अब तो स्कूल खुल गए हैं और ज़रूरत है बच्चे वहाँ पर जा रहे हैं, तो उस हवाले से बताइएगा क्या एहतियात होनी चाहिए। और वहाँ पर ज़ाहिर बात है जब सुबह 8 बजे स्कूल जाते हैं और दोपहर 1-2 बजे छुट्टी होती है तो 4-5 घंटे वहाँ पर उन्होंने 6 घंटे गुजारने होते हैं। क्या एहतियाती तदबीर होनी चाहिए? वैसे आज NCOC ने जो तालीमी इदारों ने SOPs को अपनाया उसकी तारीफ़ की है, लेकिन शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट जो हैं वहाँ पर इसकी खिलाफवर्जी की जा रही है और हम देख रहे हैं कि लोगों में भी अब वो जिसे कहते हैं एहतियात नजर नहीं आ रहा और लोग मास्क नहीं पहन रहे, अवॉइड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी कोरोना खत्म हो गया। उनके लिए क्या खास एडवाइस होगी? देखिए जी, कोरोना बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। आपको जो ये समझता है कि कोरोना खत्म हो चुका है या ये बड़ी मामूली बीमारी थी, उसको अमेरिका के सदर प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी बेगम को जो इससे इन्फेक्शन हुई है और जिससे प्रेसिडेंट ट्रंप को अलामत इतनी ज्यादा है कि उनको बड़ी एडवांस अदविया दी जा रही हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप एक ऐसे थे जो इसी तरह सोचते थे कि ये मामूली सी बीमारी है, खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर उन तक यह पहुंच गई है तो आप सब तक भी पहुंच सकती है। तो ये खत्म नहीं हुई। खत्म उस वक्त तक नहीं होगी जब तक हमारे पास वैक्सीन आके डिप्लॉय नहीं हो जाती या इसके लिए इफेक्टिव मेडिसिन नहीं आ जाती या आबादी का एक बड़ा हिस्सा इससे मुतासर नहीं हो जाता। इन तीनों चीजों में अभी तक कोई चीज नहीं हुई। लोग ये कहते हैं जी कि हम इम्यून हो गए हैं। किसी भी दुनिया में, पाकिस्तान इंक्लूडिंग में, जब प्रॉपर सर्वे किए गए हैं तो 10-15% या मैक्सिमम 20% से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड नहीं हुए। तो वो जो हर्ड इम्यूनिटी थी वो ये नहीं हुई। स्कूल्स का इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारे बच्चे वहां जाते हैं और बच्चों के अंदर इस बीमारी की कॉम्प्लिकेशन कम है, अमवात भी कम है बच्चों के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम जो ये है, जब बच्चे वहां स्कूल में जाते हैं तो वहां से इन्फेक्शन लेके वो घरों में आते हैं और घरों में आके अपने माँ बाप या दादा दादी, नाना नानी को वो बीमारी लगा सकते हैं, जिनके अंदर हो सकता है कि उनको डायबिटीज हो, उनका वजन ज्यादा हो या किसी और वजह से उनका इम्यून सिस्टम लो हो। तो जब ऐसे लोगों को घरों में आके इन्फेक्शन बच्चे ट्रांसमिट करके लगाएंगे तो ये जो हमारा बड़ी एज का ग्रुप है या बीमार ग्रुप है या शुगर है जिसको सिंपल, ये इनके अंदर शरह अमवात भी ज्यादा है और कॉम्प्लिकेशंस का शरह भी ज्यादा है। तो खतरा हमें ये है। तो अब बच्चों को कैसे बचाएं? हमारे 70% स्कूल, 80% स्कूल दही इलाकों में है और वहां गवर्नमेंट के लिए स्कूल्स हैं और बड़ी बड़े बाहर फसल भी हैं, मैदान भी है। तो मेरी रिक्वेस्ट उन तमाम स्कूलों के से है और या कॉलेजेस भी हैं जो वहां पे जिनके पास ग्राउंड्स हैं कि वो मैक्सिमम अपनी एजुकेशन बाहर आउटडोर में ले आइए। मौसम में अब गर्मी की शिद्दत नहीं रही तो बच्चे बाहर धूप में बैठ के पढ़ सकते हैं। ये पहले किया जाता था। इसका दो फायदे हैं। एक तो ये है कि बाहर जब आप बैठते हैं तो आपकी वेंटिलेशन बहुत अच्छी है। दूसरा, ऊपर सनलाइट जो है वो अल्ट्रावायलेट लाइट्स के जरिए आपके एक दूसरे से जो इन्फेक्शन पास ऑन होती है उसकी मिकदार कम कर देती हैं या उसका खतरा कम कर देती हैं। जीरो खतरा नहीं होता, लेकिन ये एक बेहतर तरीका है। इस तरह शहर के भी जो स्कूल हैं या स्कूल की इंतजामिया है या शहरों की ये इंतजामिया है, उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे छोटे स्कूल जिनकी अपनी ग्राउंड्स नहीं है या बड़ी जगह नहीं है, उनको चाहिए कि गवर्नमेंट के जो ग्राउंड्स हैं, प्ले ग्राउंड्स हैं करीब में, वहां पे अरेंजमेंट हो जाए ताकि बच्चों की मैक्सिमम क्लासेस और इंटरेक्शन वो इनसाइड से आउटसाइड हो जाए। आप भी जानते हैं कि हमारे स्कूलों की इमारत के अंदर कमरे जो हैं वो अच्छे वेंटिलेटेड कमरे नहीं है। छोटे छोटे कमरे होते हैं, उनमें बहुत सारे बच्चे होते हैं। वो आधे बच्चे भी आए तो तब भी आप 6 फुट का फासला बरकरार नहीं रख सकते बहुत सारे स्कूलों के अंदर। तो ये एक अल्टरनेट है जिसके जरिए, और बाकी एहतियात वो बच्चे भी वैसे ही करें, मास्क पहने, टीचर फासला रखे। डॉक्टर साहब ये बताएगा आजाद कश्मीर में, डॉक्टर साहब ये बताएगा आजाद कश्मीर में क्यों कर जो पॉजिटिव केसेस की शरह 8.3% हो गई और वहां पर जो है वो लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया है, इसकी क्या वजह आपको नजर आती है? देखिए, जो तीसरी वजह जो इसके बढ़ने का खतरा था वो ये था कि जब ये मौसम सरमा आएगा और खुश्क मौसम सरमा की सर्दी आएगी तो हो सकता है कि ये बीमारी की ट्रांसमिशन में अजाब ज्यादा ये बढ़ जाए। हमें इसका कोई मुकम्मल यकीन तो नहीं था क्योंकि ये बीमारी आपको पता है जनवरी फरवरी में आई और जब दुनिया में फैली तो हल्की हल्की बात जगहों पे गर्मी आ रही थी। लेकिन उसी वक्त भी साइंसदानों ने इस बात को पॉइंट आउट किया कि जिन मुल्कों में ये बीमारी ज्यादा शुरू हुई है, ज्यादा फैली है, इंक्लूडिंग चाइना के उन इलाके, ईरान के उन इलाकों में जहां पे ये इसका बहुत जोर आया है, वो सर्द इलाके थे एज कंपेयर टू बाकी इलाके चाइना के या ईरान के। तो इस वजह से खतरा ये जरूर था। और वो
ये और बाज़ जगह में अमेरिका के अंदर हमने ये भी देखा कि जो वहां उनके गोश्त के प्लांट होते हैं जिसमें गोश्त ज़बा होता है, पैक होता है, उनको ठंडा रखा जाता है, तो उन जगहों पे ये वायरस ज्यादा फैला। तो उससे ये ख्याल था कि हो सकता है जब मौसम ठंडा हो और खुश्क हो तो ये ज्यादा आसानी के साथ फैले। तो इस वजह से ये प्रोबेबल है, अभी यकीन नहीं है कि शायद इसी वजह से इसके अब तादाद में इजाफा होना शुरू हो गया है। आजाद कश्मीर में निस्बतन सर्द माहौल है निस्बतन बाकी पाकिस्तान के, तो इस वजह से हो सकता है वो आप फैल रहा बहुत शुक्रिया डॉक्टर जवाद असगर साहब हमसे गुफ्तगू करने का। व्यूअर्स, बहुत अहम मामला है और इस पे हमें खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए हम सबको, बशमुल मेरे आप सबके, कि SOPs का ख़ास ख्याल रखें और कोरोना वायरस कोविड-19 के जो वारों हैं उनसे हम बहुत मोहतात रहें और ये हरगिज़ न समझें, अपनी मेमोरी में इस चिप को बिल्कुल डाल दें कि ये वायरस अभी भी मौजूद है और ये किसी वक्त भी हम पे हमलावर हो सकता है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। चलते चलते चूँकि मैंने ये पिंक रिबन पहना है तो इस आगाही मुहिम का भी आगाज़ हो चुका है कि जो सीने का कैंसर है इसकी तशख़ीस, इसके एहतियात और इसमें शऊर जो है वो पैदा होना चाहिए। ये मूज़ी मर्ज़ ज़रूर है लेकिन नाकाबिले इलाज नहीं। इसी स्लोगन के साथ आज की नशिस्त को इख्तिताम पजीर करेंगे। अपना जो फीडबैक है फेसबुक और ट्विटर पे मुझे ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, सेहत रही तो कल रात 10:05 पे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की पूरी प्रोसीडिंग को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।